आम खबर आपको देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि फोरम में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है, जिनमें मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों और सिविल सोसाइटी के शोहदा भी शामिल हैं। ISPR की जानिब से अहम खबर दी गई है। बताया गया है कि जिन्होंने मुल्क की हिफाजत, सलामती और वकार के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। फोरम ने शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। ये बताया गया ISPR की जानिब से कि इस फोरम की जानिब से शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया है। मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, जवानों और सिविल सोसाइटी के शोहदा इनमें शामिल हैं, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत, सलामती और वकार के लिए अपनी जानें नछावर की हैं। सलमान अवान से मजीद हम जानेंगे इस बारे में। नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत आज 81वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जो कि GHQ में मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, पाक फौज के कमांडर्स ने शिरकत की। आज की जो ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। इसमें आर्मी चीफ ने खिताब किया और सबसे पहले तो इसके अंदर शोहदा की अजीम कुर्बानियों, जिसमें मुसल्लह फौज हैं, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरों, जवानों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले शोहदाए पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। और आर्मी चीफ का कहना था कि रियासत पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, शोहदाए पाकिस्तान उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं और पूरी कौम उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेगी। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो कि कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि 25 मई की जो तकरीबात जिस तरह से पूरी कौम ने, हमने देखा कि शोहदाए पाकिस्तान को बड़े जबरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया, तो आर्मी चीफ का भी कहना था कि अवाम की भरपूर शिरकत इन तकरीबात में जाहिर करती है कि फौज पाकिस्तान और अवाम का जो ताल्लुक है वो बड़ा गहरा है और उसके अंदर किसी किस्म की दरार नहीं आ सकती। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए बुनियादी इल्जामात का मकसद यही है कि अवाम को गुमराह किया जाए और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात हासिल किए जाएं। आर्मी चीफ ने यह भी वाज़ेह किया कि बाज मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और उनके हामी हैं, जो कि जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए मुआशरे में तफर्रका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि कौम की भरपूर से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। इस मौके पर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका ने यौम स्याह या 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि जिन अनासिर ने भी मजमूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत को परवान चढ़ाया और मुल्क में अफरा तफरी फैलाई, उनके खिलाफ गहरा तंग किया जाए। और इसके साथ ये भी कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि इस तमाम तर सूरत हाल जो कि हमने देखा 9 मई को रूनुमाही, उसके मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त जो है वो सख्त की जाए, मजबूत की जाए। इसके साथ ही कोर फॉर्मेशन कमांडर्स के जो शुरका थे, उनका कहना था कि शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेरहमती करने वालों और फौजी तंजीमात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान का कानून है, उसके तहत जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आर्मी चीफ ने यहाँ पर एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही और उनका कहना था कि बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें जो है वो बेसूद हैं। इस वक्त जो कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, उनको ना झुटलाया जा सकता है और ना ही उनको बिगाड़ा जा सकता है। तमाम अनासिर जो कि पाकिस्तान मुखालिफ हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उन तमाम के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से अगर रुकावटें खड़ी की गई या अवाम पैदा करने की कोशिशें की गई तो उसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स ने 2 टोक अल्फाज के अंदर वाज़ेह किया गया कि फौज पाकिस्तान इस्तेहकाम के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेर नहीं करेगी। ठीक है, ये बताइएगा सुलेमान कि क्या ये तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, कितनी अहमियत की हामिल है, कितना वाज़ेह पैगाम आज जो आर्मी चीफ की जानिब से गुफ्तगू की गई है उसमें दिया गया है दुश्मन को भी? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने बड़े 2 टोक अंदाज के अंदर आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बातें कही और मेन
जो हमने देखा कि जो फोकस था वो 9 मई के वाकयात थे और उसके बाद फिर 25 मई की तकरीबात, जिसमें पूरे पाकिस्तान के अवाम ने फौज पाकिस्तान से गहरी वाबस्तगी और एक बेमिसाल मोहब्बत या अटूट रिश्ते का इजहार किया गया। उस तमाम सूरत हाल पर फोकस था। माजी की बात भी की गई और मुस्तकबिल की भी बात की गई। माजी की बात करें तो उसमें तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया, उसके पस पर्दा जो अवामिल थे उनके ऊपर भी यकीनी तौर पर बात हुई और फ्यूचर के हवाले से बड़े दो टोक अंदाज के अंदर आर्मी चीफ ने वाजे किया कि इंशाअल्लाह कौम के भरपूर ताउन से ऐसे तमाम नापाक अज़ाइम जिसके अंदर हमने देखा कि मुल्क दुश्मन अनासिर भी हैं, उनके हामी हैं, जाली और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इंसानी हुकूक की बातें की जा रही हैं। तो आर्मी चीफ का कहना था कि ऐसी तमाम क्योंकि एक नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो बड़ी कसरत से मौजूद हैं, जिनको जमा किया गया है, उनको झुटलाया नहीं जा सकता, उनके बारे में अभाम पैदा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे तमाम तर शवाहिद की मौजूदगी में जो अनासिर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का प्रोपेगेंडा करके छुपने की कोशिश कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम अनासिर को जो मुआशरे में तफरका पैदा कर रहे हैं, इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, उन सबको कौम के ताबुन से नाकाम बनाया जाएगा। तो सलमान ये भी बताएगा कि जो 9 मई के वाकयात में जो शरपसंद अनासिर मुलव्विस थे उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि इबरत का निशान उन्हें बनाया जाए ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि वो ऐसा सोचे भी? जी बिल्कुल, सबसे पहले हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो कि इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के खास सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो दुश्मन मौजूद हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी या दाखिली सलामती को जो दरपेश खतरात हैं, उनके बाइस पाकिस्तान के हालात जो है वो एक खास किस्म की सिक्योरिटी का, एक खास किस्म के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का, एक खास किस्म के सिक्योरिटी आपकी जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका तकाजा करते हैं। और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस में फौज पाकिस्तान जो है उनका और पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता जो है कुर्बानियों पर मबनी है। मुल्क के कोई घर, कोई फैमिली ऐसा नहीं होगी इस वक्त, अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की ही बात कर लें तो उस जंग के अंदर हजारों पाकिस्तानी शहरियों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके अंदर सिविलियंस भी शामिल हैं, जिसके अंदर आर्म फोर्सेज से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं, जिसके अंदर सिविलियन इदारों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी शामिल हैं। तो शोहदाए पाकिस्तान जो है उनसे रिश्ता ऐसा है जो कि अटूट है। तो इसी रिश्ते की बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं कि आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह मई के जो वाकयात हैं उसके अंदर जो अनासिर मुलव्विस हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर ये बात की गई, इस बात का अज़्म भी दोहराया गया कि इन तमाम अनासिर के खिलाफ जो है आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये दोनों कवानीन जो हैं 9 मई के वाकयात के बाद नहीं बल्कि इससे पहले के मौजूद हैं, बहुत काफी हम कह सकते हैं कि अरसे से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुरव्वजा कवानीन हैं, लॉ ऑफ द लैंड है, इनको छुटलाया नहीं जा सकता और ये कवानीन मौजूद है और इन्हीं कवानीन की रोशनी के अंदर जो कि आईने पाकिस्तान के तहत मौजूद है कार्रवाई की जाएगी ऐसे अनासिर के खिलाफ। और डेफिनेटली जब कार्रवाई होगी तमाम तर लोग देखेंगे, सूरत हाल सामने आएगी और ये डेफिनेटली ये लोग जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिन्होंने फौज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश की गई, डेफिनेटली उनको इबरत का निशान बनना चाहिए और उन्हें बनाया भी जाएगा। जी तो सलमान ये भी बताएगा दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इस वक्त जिसमें कि पाक फौज और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कुर्बानियां दे रही हैं, उसकी स्ट्रेटजी के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई मुस्तकबिल में, उसके लिए भी कोई लाहेअमल तरतीब दिया गया है? जी बिल्कुल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है जो कि जारी है और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से इस ऑपरेशन के अंदर ऐसी कार्रवाइयों के अंदर तेजी भी आई है। बहुत सारे इलाकों के अंदर ऑपरेशन जो हैं बैक वक्त जारी हैं। आए रोज हम देखते हैं कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान हमारे सामने इत्तलात आती हैं, खासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके बाद इलाकों के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। तो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो एक ऑनगोइंग कार्रवाई है, ऑनगोइंग ऑपरेशन है और यही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का अज़्म है और यही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का एम भी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो हर हाल में, हर कीमत पर जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली की राह में जो भी आएगा, चाहे वो दहशतगर्द हों या मुल्क को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने वाले एलिमेंट्स हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में जारी रखी जाएगी, हर कीमत पर जारी रखी जाएगी। और हम देखते हैं कि शोहदा सामने आते हैं, आए रोज हमारे जवान जो हैं या ऑफिसर जो हैं वो कुर्बानियां देते हैं, जानों का अजीम नजराना पेश करते हैं। तो ऐसी जो अजीम कुर्बानियां हैं, जान की कुर्बानी या जान के नजराने से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। तो ऐसी कुर्बानियां जो हैं वो तकवीत देती हैं, पूरी कौम के अज़्म को तकवीत देती हैं कि दहशतगर्दी की लानत जो है उसको हर हाल में मिटाया जाएगा। और इसी किस्म के अज़्म का इजहार जो है वो 9 मई के वाकयात के हवाले से भी किया गया, जिसमें हमने देखा कि एक
की दहशतगर्दी की गई, जब पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमले किए गए, इंटरनल एलिमेंट्स में और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर भी हमले किए गए, तो उस हवाले से भी वाजे किया गया कि ऐसे तमाम अनासिर को जो कि 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं उन्हें सख्त तरीन सजा दी जाएगी, क्योंकि उसके पस पर्दा जो अज़ाइम है वो बड़े मजमूम थे कि महज सियासी मफादात के हसूल के लिए ये तमाम तर खेल रचाया गया और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। और यही आज़म था आज फॉर्मेशन कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस के शुरका का, जिनका कहना था कि ऐसे अनासिर के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाए और जो मनसूबा साजों, हम पहले भी देख चुके हैं, आर्मी चीफ पहले भी ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि जो मनसूबा साज हैं जिन्होंने तमाम तर कार्रवाई की, मनसूबा बंदी की, या जो उनके पीछे मास्टर माइंड्स हैं, उन्हें जो उकसाने वाले हैं, जो ऑन ग्राउंड जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ की, उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाएगा, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो सुलेमान, इससे पहले जो शवाहिद दिए गए थे, जिन लोगों की शनाख्त हो गई, जिनके बारे में कहा गया कि उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो आर्मी एक्ट है उनके हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी, तो आज की कॉन्फ्रेंस में भी इसी चीज की जरूरत पर जोर दिया गया है कि जो मास्टरमाइंड है उनको सामने लाया जाए, अवाम को बताया जाए, उनको निशान इबरत बनाया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की गई कि जो मास्टरमाइंड्स हैं या जो मंसूबा साज हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे शहरी भी हैं जो कि इस्तेमाल हुए हैं तमाम तर कार्रवाई के अंदर, लेकिन बहरहाल वो इस तमाम तर कार्रवाई का हिस्सा बने हैं, सोचते समझते जानते बूझते बने हैं, उन तमाम अनासर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और मुल्क के मुरव्वजा कवानीन के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई जो है किसी स्पेशल कानून के तहत नहीं की जाएगी, बल्कि ये कवानीन पहले से पाकिस्तान में मौजूद है। सादा सी बात है, सिंपल सी बात है कि किसी के जाती जायदाद पर, किसी की जाती प्रॉपर्टी पर हमला करना भी कानून के तहत जुर्म है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा सलमान। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। महमूद शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी महमूद शाह साहब, आज जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात के जो शवाहिद हैं और जो मास्टरमाइंड्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या कहेंगे आप महमूद शाह साहब? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। ये जो फौज है ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, उस तरीके से उसके ऊपर हमला जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल में बाकी दुनिया में भी किसी ने अभी तक इस किस्म की चीज़ें इग्नोर नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में ये मुकदमा चलेंगे तो वो ठीक है, वहाँ से उनको सजा मिलेगी और मेरे ख्याल में उनको एक मतलब एक मिसाल बना दिया जाएगा, ताकि लोग सोचे कि फौज के ऊपर या स्टेट पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का क्या मतलब है और उससे क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी की दो राय तो है नहीं। लेकिन शाह साहब, जब मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाने की बात होती है तो फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है अफवाज पर कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, सियासी निज़ाम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश हो रही है, फिर इन इल्ज़ामात का किस तरह से जवाब देंगे आप? मेरे ख्याल में आप अगर कोई ऐसा काम करेंगे जो कि मुल्क के खिलाफ हो तो उसमें डेफिनेटली जो आर्मी एक्ट में वो 21D का क्लाज है उसको आप खुद अट्रैक्ट करते हैं। उसमें कोई दो चीज़ें नहीं होती कि आप और इंसानी हुकूक इस वक्त किधर आ गई हैं इसके दरमियान। मैं समझता हूँ कि ये वैसे ही वो प्रोपेगेंडा है, आप एक प्रोपेगेंडा के ऊपर पूरी चीज़ें चलाते हैं। तो यहाँ पर तो हकीकतें बिल्कुल सामने हैं। ये खुद ब खुद इसमें शामिल किया गया था कि आप मुल्क के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं या आप इनके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, आप प्लान बना रहे हैं, आप उसके ऊपर हमला करवाते हैं। वो सारी चीज़ें सामने हैं और यही 21D में लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप किसी को मिलिट्री कोर्ट में उसका कोर्ट मार्शल करते हैं तो आप इंसानी हुकूक वालों को पता नहीं है ये जो कानून है ये और ममालिक में भी है और इसी तरह है और वो भी
छोड़ेंगे नहीं इस चीज को। अमेरिका में हो तो वो भी छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें इंसानी हुकूक का मसला किधर से आ गया? और आइन में जो कवानीन है उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया है महमूद शाह साहब। जी दोबारा कहें। मैं कह रही हूँ जो कवानीन मौजूद हैं, कहा गया कोई और कानून नहीं होगा, जो कवानीन मौजूद हैं उनके तहत ही सजाएं दी जाएंगी इन लोगों को। जी बिल्कुल, ये कवानीन मौजूद है, यानी आर्मी एक्ट आइन का हिस्सा है और उसमें से स्पेसिफिकली ये 2 काम आप करेंगे। मिसाल के तौर पे आप जासूसी करेंगे और लाहौर में मैं खुद कोई 17-18 आदमियों को सजा दे चुका हूँ कोर्ट मार्शल के थ्रू। जब मैं कर्नल था वहाँ पर, और वहाँ पर काफी सारा कोई दूध बेचने वाला, कोई उधर करने वाला, वो इंडिया को कोई चीज प्रोवाइड करता था, वो उनको शराब की एक बोतल दे देते थे, हम उसको कोर्ट मार्शल करते थे। तो उस वक्त इंसानी हुकूक वाले कभी नहीं आए और नहीं पूछा। ये तो उसमें लिखा हुआ है, आप किसी ने नहीं पूछा। ये मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त 3-4 कोर्ट मार्शलें चल रही हो, क्योंकि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर क्या होते रहते हैं। तो अभी ये जो है ये एक सियासी चालबाजियां कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साहब, ये तो वो एजेंडा था ना, दुश्मन का एजेंडा है जिसके तहत ये इस तरह की मजमूम कार्रवाइयां 9 मई को की गई। इस तरह आपने कहा कि ऐसा होता भी रहा है माजी में कि सजाएं मिलती रही हैं। तो ये वो लोग जो मास्टरमाइंड्स थे या जिन लोगों ने कार्रवाइयां की, उनके खिलाफ तो जरूर ये कार्रवाई होनी चाहिए महमूद शाह साहब। जी बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी एजेंसियां हैं कमांडर्स ने शिरकत की। आज की जो ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। इसमें आर्मी चीफ ने खिताब किया और सबसे पहले तो इसके अंदर शोहदा की अजीम कुर्बानियों, जिसमें मुसल्लह फौज है, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरों, जवानों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले शोहदाए पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। और आर्मी चीफ का कहना था कि रियासत पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, शोहदाए पाकिस्तान उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं और पूरी कौम उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेगी। आर्मी चीफ ने वादे किया कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो कि कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने वादे किया कि 25 मई की जो तकरीबात, जिस तरह से पूरी कौम ने, हमने देखा कि शोहदाए पाकिस्तान को बड़े जबरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया, तो आर्मी चीफ का भी कहना था कि अवाम की भरपूर शिरकत इन तकरीबात में जाहिर करती है कि फौज पाकिस्तान और अवाम का जो ताल्लुक है वो बड़ा गहरा है और उसके अंदर किसी किस्म की दरार नहीं आ सकती। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए बुनियादी इल्जामात का मकसद यही है कि अवाम को गुमराह किया जाए और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात हासिल किए जाएं। आर्मी चीफ ने यह भी वाज़ेह किया कि बाज़ मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और उनके हामी हैं जो कि जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए मुआशरे में तफर्रका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि कौम के भरपूर से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। इस मौके पर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका ने यौम सियाह या 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि जिन अनासिर ने भी मजमूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत को परवान चढ़ाया और मुल्क में अफरा तफरी फैलाई, उनके खिलाफ गहरा तंग किया जाए। और इसके साथ ये भी कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि इस तमाम तर सूरत हाल जो कि हमने देखा 9 मई को रूनुमा ही, उसके मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त जो है वो सख्त की जाए, मजबूत की जाए। इसके साथ ही फॉर्मेशन कमांडर्स के जो शुरका थे उनका कहना था कि शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेरमती करने वालों और फौजी तंजीमात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान का कानून है, उसके तहत जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आर्मी चीफ ने यहाँ पर 1-2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही और उनका कहना था कि बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें जो है वो बेसूद हैं। इस वक्त जो कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, उनको ना झुटलाया जा सकता है और ना ही उनको बिगाड़ा जा सकता है। तमाम अनासिर जो कि पाकिस्तान मुखालिफ हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उन तमाम के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से अगर रुकावटें खड़ी की गई या अवाम पैदा करने की कोशिशें की गई तो उसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स ने 2 टोक अल्फाज के अंदर वाज़ेह किया गया कि फौज पाकिस्तान इस्तेहकाम के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी।
जी ठीक है, ये बताइएगा सुलेमान कि क्या ये तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, कितनी अहमियत की हामिल है, कितना वाज़ेह पैगाम आज जो आर्मी चीफ की जानिब से गुफ्तगू की गई है उसमें दिया गया है दुश्मन को भी? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बातें कही, और मेन जो हमने देखा कि जो फोकस था वो 9 मई के वाकयात थे, और उसके बाद फिर 25 मई की तकरीबात, जिसमें पूरे पाकिस्तान के अवाम ने फौज पाकिस्तान से गहरी वाबस्तगी और एक बेसाल मोहब्बत या अटूट रिश्ते का इजहार किया गया। उस तमाम सूरत हाल पर फोकस था। माजी की बात भी की गई और मुस्तकबिल की भी बात की गई। माजी की बात करें तो उसमें तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया, उसके पस पर्दा जो अवामिल थे उनके ऊपर भी यकीनी तौर पर बात हुई, और फ्यूचर के हवाले से बड़े दो टोक अंदाज के अंदर आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि इंशाअल्लाह कौम के भरपूर ताउन से ऐसे तमाम नापाक अज़ाइम जिसके अंदर हमने देखा कि मुल्क दुश्मन अनासिर भी हैं, उनके हामी हैं, जाली और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इंसानी हुकूक की बातें की जा रही हैं। तो आर्मी चीफ का कहना था कि ऐसी तमाम क्योंकि एक नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, और ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो बड़ी कसरत से मौजूद हैं, जिनको जमा किया गया है, उनको झुटलाया नहीं जा सकता, उनके बारे में अभाम पैदा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे तमाम तर शवाहिद की मौजूदगी में जो अनासिर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का प्रोपेगेंडा करके छुपने की कोशिश कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम अनासिर को जो माशरे में तफरका पैदा कर रहे हैं, इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, उन सबको कौम के ताबुन से नाकाम बनाया जाएगा। तो सलमान ये भी बताएगा कि जो 9 मई के वाकयात में जो शरपसंद अनासर मुलव्विस थे उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि इबरत का निशान उन्हें बनाया जाए, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि वो ऐसा सोचे भी? जी बिल्कुल, सबसे पहले हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो कि इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के खास सिक्योरिटी कंसर्न हैं, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो दुश्मन मौजूद हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी या दाखिली सलामती को जो दरपेश खतरात हैं, उनके बाइस पाकिस्तान के हालात जो है वो एक खास किस्म की सिक्योरिटी का, एक खास किस्म के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का, एक खास किस्म के सिक्योरिटी आपकी जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका तकाजा करते हैं। और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस में फौज पाकिस्तान जो है उनका और पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता जो है कुर्बानियों पर मबनी है। मुल्क के कोई घर, कोई फैमिली ऐसा नहीं होगी इस वक्त, अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की ही बात कर लें तो उस जंग के अंदर हजारों पाकिस्तानी शहरियों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके अंदर सिविलियंस भी शामिल हैं, जिसके अंदर आर्म फोर्सेज से ताल्लुक रखने वाले लोग भी शामिल हैं, जिसके अंदर सिविलियन इदारों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी शामिल हैं। तो शोहदाए पाकिस्तान जो है उनसे रिश्ता ऐसा है जो कि अटूट है। तो इसी रिश्ते की बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं कि आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह मई के जो वाकयात हैं उसके अंदर जो अनासिर मुलव्विस हैं फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर ये बात की गई, इस बात का अज़्म भी दोहराया गया कि इन तमाम अनासिर के खिलाफ जो है आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये दोनों कवानीन जो हैं 9 मई के वाकयात के बाद नहीं बल्कि इससे पहले के मौजूद हैं, बहुत काफी हम कह सकते हैं कि अरसे से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुरव्वजा कवानीन हैं, लॉ ऑफ द लैंड है, इनको छुटलाया नहीं जा सकता, और ये कवानीन मौजूद है और इन्हीं कवानीन की रोशनी के अंदर जो कि आईने पाकिस्तान के तहत मौजूद है कार्रवाई की जाएगी ऐसे अनासिर के खिलाफ। और डेफिनेटली जब कार्रवाई होगी तमाम तर लोग देखेंगे, सूरत हाल सामने आएगी, और ये डेफिनेटली ये लोग जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिन्होंने फौज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश की गई, डेफिनेटली उनको इबरत का निशान बनना चाहिए और उन्हें बनाया भी जाएगा। जी तो सलमान ये भी बताएगा दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है इस वक्त, जिसमें कि पाक फौज और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कुर्बानियां दे रही हैं, उसकी स्ट्रेटजी के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई मुस्तकबिल में, उसके लिए भी कोई लाहेअमल तरतीब दिया गया है? जी बिल्कुल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है जो कि जारी है, और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से इस ऑपरेशन के अंदर ऐसी कार्रवाइयों के अंदर तेजी भी आई है। बहुत सारे इलाकों के अंदर ऑपरेशन जो हैं बैक वक्त जारी हैं। आए रोज हम देखते हैं कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान हमें हमारे सामने इतलात आती हैं, खासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके बाद इलाकों के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। तो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो एक ऑनगोइंग कार्रवाई है, ऑनगोइंग ऑपरेशन है, और यही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का अज़्म है और यही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का एम भी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो हर हाल में, हर कीमत पर जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान के
तरक्की और खुशहाली की राह में जो भी आएगा, चाहे वो दहशतगर्द हों या मुल्क को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने वाले एलिमेंट्स हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में जारी रखी जाएगी, हर कीमत पर जारी रखी जाएगी। और हम देखते हैं कि शोहदा सामने आते हैं, आए रोज हमारे जवान जो हैं या ऑफिसर्स जो हैं वो कुर्बानियां देते हैं, जानों का अजीम नजराना पेश करते हैं। तो ऐसी जो अजीम कुर्बानियां हैं, जान की कुर्बानी या जान के नजराने से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। तो ऐसी कुर्बानियां जो हैं वो तकवीत देती हैं, पूरी कौम के अज़्म को तकवीत देती हैं कि दहशतगर्दी की लानत जो है उसको हर हाल में मिटाया जाएगा। और इसी किस्म के अज़्म का इजहार जो है वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी किया गया, जिसमें हमने देखा कि एक की दहशतगर्दी ही की गई जब पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमले किए गए, इंटरनल एलिमेंट्स में और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर भी हमले किए गए। तो उस हवाले से भी वाज़ेह किया गया कि ऐसे तमाम अनासिर को जो कि 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं उन्हें सख्त तरीन सजा दी जाएगी, क्योंकि उसके पस पर्दा जो अज़ाइम है वो बड़े मजमूम थे कि महज सियासी मफादात के हसूल के लिए ये तमाम तर खेल रचाया गया और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। और यही आज़म था आज फॉर्मेशन कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस की शुरका का, जिनका कहना था कि ऐसे अनासिर के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाए और जो मनसूबा साजों, हम पहले भी देख चुके हैं, आर्मी चीफ पहले भी ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि जो मनसूबा साज हैं जिन्होंने तमाम तर कार्रवाई की मनसूबा बंदी की या जो उनके पीछे मास्टर माइंड्स हैं, उन्हें जो उकसाने वाले हैं, जो ऑन ग्राउंड जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ की, उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाएगा, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो सुलेमान, इससे पहले जो शवाहिद दिए गए थे, जिन लोगों की शनाख्त हो गई, जिनके बारे में कहा गया कि उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो आर्मी एक्ट है उनके हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी, तो आज की कॉन्फ्रेंस में भी इसी चीज की जरूरत पर जोर दिया गया है कि जो मास्टरमाइंड है उनको सामने लाया जाए, अवाम को बताया जाए, उनको निशान इबरत बनाया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की गई कि जो मास्टरमाइंड्स हैं या जो मंसूबा साज हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे शहरी भी हैं जो कि इस्तेमाल हुए हैं तमाम तर कार्रवाई के अंदर, लेकिन बहरहाल वो इस तमाम तर कार्रवाई का हिस्सा बने हैं, सोचते समझते जानते बूझते बने हैं, उन तमाम अनासर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और मुल्क के मुरव्वजा कवानीन के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई जो है किसी स्पेशल कानून के तहत नहीं की जाएगी, बल्कि ये कवानीन पहले से पाकिस्तान में मौजूद है। सादा सी बात है, सिंपल सी बात है कि किसी के जाती जायदाद पर, किसी की जाती प्रॉपर्टी पर हमला करना भी कानून के तहत जुर्म है। हमारे साथ ही रहेगा सलमान, ब्रिगेडियर टाइम महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। महमूद शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी महमूद शाह साहब, आज जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात के जो शवाहिद हैं और जो मास्टरमाइंड्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या कहेंगे आप महमूद शाह साहब? हाँ, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। ये जो फौज है ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, उस तरीके से उसके ऊपर हमला जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल में बाकी दुनिया में भी किसी ने अभी तक इस किस्म की चीज़ें इग्नोर नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में ये मुकदमा चलेंगे तो वो ठीक है, वहाँ से उनको सजा मिलेगी और मेरे ख्याल में उनको एक मतलब एक मिसाल बना दिया जाएगा ताकि लोग सोचे कि फौज के ऊपर या स्टेट पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का क्या मतलब है और उससे क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी की दो राय तो है नहीं। लेकिन शाह साहब, जब मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाने की बात होती है तो फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है अफवाज पर कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, सियासी निज़ाम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश हो रही है। फिर इन इल्ज़ामात का किस तरह से जवाब देंगे आप? मेरे ख्याल में आप अगर कोई ऐसा काम करेंगे जो कि मुल्क के खिलाफ हो तो उसमें डेफिनेटली जो आर्मी एक्ट में वो 21D का क्लास है उसको आप खुद अट्रैक्ट करते हैं। उसमें कोई दो चीज़ें नहीं होती कि आप और इंसानी हुकूक इस वक्त किधर आ गई हैं इसके दरमियान। मैं समझता हूँ कि ये वैसे ही वो प्रोपेगेंडा है, आप एक प्रोपेगेंडा के ऊपर पूरी चीज़ें चलाते हैं। तो यहाँ पर तो हकीकतें बिल्कुल सामने हैं। ये
خود بخود اس میں شامل کیا گیا تھا کہ آپ ملک کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں یا آپ ان کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، آپ پلان بنا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر حملہ کرواتے ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور یہی 21D میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ کسی کو ملٹری کورٹ میں اس کا کورٹ مارشل کرتے ہیں تو آپ انسانی حقوق والوں کو پتہ نہیں ہے یہ جو قانون ہے یہ اور ممالک میں بھی ہے اور اسی طرح ہے، اور وہ بھی چھوڑیں گے نہیں اس چیز کو۔ امریکہ میں ہو تو وہ بھی چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس میں انسانی حقوق کا مسئلہ کدھر سے آ گیا؟ اور آئین میں جو قوانین ہیں اس کے تحت ہی کارروائی کی جائے گی، یہ بھی کہا گیا ہے محمود شاہ صاحب۔ جی دوبارہ کہیں۔ میں کہہ رہی ہوں جو قوانین موجود ہیں، کہا گیا کہ اور قانون نہیں ہوگا، جو قوانین موجود ہیں ان کے تحت ہی سزائیں دی جائیں گی ان لوگوں کو۔ جی بالکل، یہ قوانین موجود ہے، یعنی آرمی ایکٹ آئین کا حصہ ہے اور اس میں سے اسپیسیفکلی یہ دو کام آپ کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ جاسوسی کریں گے، اور لاہور میں خود کوئی 17-18 آدمیوں کو سزا دے چکا ہوں کورٹ مارشل کے تھرو جب میں کرنل تھا وہاں پر، اور وہاں پر کافی سارا کوئی دودھ بیچنے والا، کوئی ادھر کرنے والا، وہ انڈیا کو کوئی چیز پرووائڈ کرتا تھا، وہ ان کو شراب کی ایک بوتل دے دیتے تھے، ہم اس کو کورٹ مارشل کرتے تھے۔ تو اس وقت انسانی حقوق والے کبھی نہیں آئے اور نہیں پوچھا، یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے، آپ کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 3-4 کورٹ مارشلیں چل رہی ہوں کیونکہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کے بارڈر ہوتے رہتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو ہے یہ ایک سیاسی چال بازیاں کر رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان اور محمود شاہ صاحب یہ تو وہ ایجنڈا تھا نا، دشمن کا ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ اس طرح کی مذموم کاروائیاں 9 مئی کو کی گئیں۔ اس طرح آپ نے کہا کہ ایسا ہوتا بھی رہا ہے ماضی میں کہ سزائیں ملتی رہی ہیں، تو یہ وہ لوگ جو ماسٹر مائنڈز تھے یا جن لوگوں نے کاروائیاں کی ان کے خلاف تو ضرور یہ کاروائی ہونی چاہیے محمود شاہ صاحب۔ جی بالکل، بین الاقوامی ایجنسیاں ہیں کہ ہماری پوری سنسیریٹی کے باوجود مجھے خود اس کا ذاتی علم ہے کہ ہم نے امریکہ کو مدد کرنے کی کوشش کی افغانستان میں، مگر ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ پاکستان آرمی ہے جس نے ہمیں افغانستان میں ہمیں شکست ہوئی، اور ان کے سامنے ایسے کوئی بندہ آ جاتا اور کہتا ہے کہ میں آرمی کو نقصان پہنچاؤں گا، وہ بالکل اس کی مدد کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے دشمن اتنے زیادہ ہیں اور وہ اپنا تو ہم تو ان چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں پاکستانی مل جائے، سیاستدان مل جائے اور پھر وہ اسی طرح عام لوگوں کو جو ہے وہ غلط فہمی ان کے دماغوں میں ڈالیں اور ایک نیریٹو کے تحت ان کو آرمی کے خلاف کرنے، تو پھر تو ایسے آدمیوں کا علاج تو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس طرح بین الاقوامی سازش کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو شاہ صاحب یہ آرمی ایکٹ کے تعین کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یعنی سول گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کن کن لوگوں پر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی ہے، یا پھر فورسز خود اپنا استحقاق استعمال کرتی ہیں اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ کن لوگوں پر اس ایکٹ کا نفاذ ہونا ہے؟ جی بالکل، ایک عدالت میں ان کے نام ڈالتے ہیں اور وہیں پر وہ جو جج ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان آدمیوں کو جو ہے وہ فوج کے حوالے کیا جائے۔ یہ کوئی فوج خود پک اپ نہیں کرتی، اور کچھ پرائما فیشیا جو وہ ہے ایویڈنس وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا تھا، یہ ویڈیو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے، تو آپ ان کو ہمارے حوالے۔ سر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس 9 مئی کے واقعے میں استعمال ہوئے، انوسنٹ شہری جن کو یوز کیا گیا ہے، برگلایا گیا ہے، کیا ان کے خلاف بھی اسی طرح کی سخت کارروائیاں ہوں گی؟ ان پر بھی آرمی ایکٹ ہی لگے گا، ان کو بھی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، ٹرائل ہوگا، یا کچھ نرمی بھی ہوتی ہے ان فیوچر؟ میرے خیال میں نرمی اس میں کوئی نہیں ہوتی، ہم اس طرح کا کرتے رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے مائیں یہ بھی آتی رہی ہیں کہ جی ہم آپ مہربانی کریں، تو ہم کہتے تھے کہ آپ آرمی چیف کے نام کے اوپر درخواست بھیجیں اور وہ دیکھیں گے اس کو، ہم تو قانون کے مطابق اس طرح کی سزا دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم محمد صاحب۔
جی وعلیکم السلام جی آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ تو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے اور جو ماسٹر مائنڈز تھے ان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی، اس کو آغاز بھی کر دیا گیا ہے، آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جی دیکھیے، جو آرمی ایکٹ ہے اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کوئی پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسے قوانین موجود ہیں جو کہ جس میں ایک سویلین جب کوئی مجرمانہ حرکت کا ارتکاب کرتا ہے، کسی عام جرم کا ارتکاب کرتا ہے، یا جب کسی دہشت گردی کی سرگرمی میں ملوث ہوتا ہے اور فوجی تنصیبات پر جب اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا قومی سلامتی کے اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت سے ممالک میں ایسے قوانین ہیں جو کہ ان دونوں معاملات میں تصریح کرتے ہیں. اور اسی کانٹیکس میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی عام جرم نہیں ہے جو انہوں نے فار ایگزامپل آپ دیکھیں جب یہی موب جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کر رہا تھا، آپ دیکھیں پولیس کی وینز کو نقصان پہنچایا گیا اسلام آباد میں، کئی پولیس کے افسران زخمی ہوئے، تو وہاں پہ تو آرمی ایکٹ نہیں لگایا گیا. تو آپ اس کو ایک کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ فوجی تنصیبات میں یا فوجی ٹیریٹری میں داخل ہو کے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور قومی سلامتی کی جو نشانیاں ہیں فار ایگزامپل، اور بہت اہم ترین عمارت ہے. دیکھیں بہت سے لوگ اس کو 9/11 کے حوالے سے تعبیر کر رہے تھے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ 9/11 میں کیا ہوا تھا، صرف نہیں کولیپس ہوئے تھے، انہوں نے پینٹاگون میں بھی اٹیک کیا تھا. تو ہمارا پینٹاگون کیا ہے، پاکستان کا پینٹاگون کیا ہے، ہمارا GHQ ہی ہمارا پینٹاگون ہے نا. اس کو آپ سائیکولوجیکلی سمجھیں، نفسیاتی طور پہ سمجھیں، صرف یہ نہیں کہ بندے کتنے مر گئے تھے، آپ اس کی نفسیاتی اور عالمی سطح پہ ایک ایٹمی طاقت کے ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پہ آپ جا کے حملہ کر رہے ہیں. صحیح. تو ایک بہت زبردست بات کی تھی آئی تھنک ہمارے ایک وزیر صاحب نے، احسن اقبال نے، کہ ایک شخص جو کہ شلوار قمیض پہنتا ہے، لمبی داڑھی ہے اور وہ چپل پہن کے GHQ پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص جینز پہن کے، ٹی شرٹ پہن کے، جاگر پہن کے اور انگریزی بولتا ہے، وہ حملہ آور ہوتا ہے. تو کیا اس کی اپیئرنس کی وجہ سے قانون جو ہے وہ اس کو ڈسٹنگوش کرے گا، جبکہ دونوں کا ایکچوئل ایفیکٹ جو ہے ان کا عمل ایک ہی ہے؟ تو اس کو اس انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز اور کہی جاتی ہے، جب آپ فوجی تنصیبات پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کے اسپیسیفک قوانین ہیں. لیکن محمد صاحب ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ سیویلینز کو سزائیں نہیں دی جا سکتی ہیں آرمی ایکٹ کے تحت، عدالتوں میں ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے. ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا. سوری دوبارہ میرا سوال آپ سے یہ تھا، میں نے آپ کو کٹ کیا، سوری. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ سیویلینز کو سزائیں نہیں دی جا سکتی ہیں آرمی ایکٹ کے تحت. میں چاہتی ہوں ذرا اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیے جو میں نے دوبارہ جس طرح میں نے جو بات کی اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں جو قانون ہوتا ہے وہ دو چیزوں کا کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. وہ عمل کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، اور دوسری بات کہ وہ کس جگہ پہ وہ عمل کیا جا رہا. آپ بات سمجھ لیجیے، مثلا ایک بینک میں ایک بندہ چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بینک میں بینک کا جو گارڈ ہے فار ایگزامپل اس سے ہتھیار چھین لیتا ہے، تو وہاں پہ تو آرمی ایکٹ نہیں لگے گا. لیکن اگر وہ GHQ میں داخل ہو کے کچھ ہتھیاروں کو قبضے میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. اب بات سمجھ رہی ہے. اسی لیے کیونکہ فوج جو ہے اس کا سویلین معاملات سے جو اتنا تعلق ہوتا نہیں ہے، اس لیے جب آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے حکومت وقت کے بجائے فوج کو ڈائریکٹ وائلنس کے ذریعے، انتشار کے ذریعے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں فوجی تنصیبات پہ، فوجی جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ آپ حملہ آور ہوتے ہیں، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ آور ہوتے ہیں، بنا ہاؤس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو فوج کے اوپر حملہ کرنا اور ایک عام سویلین تنصیب پہ، گاڑی پہ، پولیس مین پہ حملہ کرنا اس میں فرق ہے. اسی لیے مخصوص قوانین صرف پاکستان میں نہیں اور بھی کئی ممالک میں وضع کیے گئے ہیں جو کہ
फौजी मफादात, कौमी सलामती के मोहम्मद अली साहब, इसमें दो तरह के लोग हैं। रजीम मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जिन्होंने जाकर अमली तौर पर उस जलाओ घेराव में हिस्सा लिया, हमला किया, तोड़फोड़ की, और एक वो हैं जो कि उनको हिदायत दे रहे थे। अब उसमें मुबैना तौर पर बहुत सारे सीनियर पॉलिटिशियंस के भी नाम आ रहे हैं, तो उन पर भी आर्मी एक्ट उसी तरह से नाफिज होगा जिस तरह से उन हमला करने वालों पर होगा? देखें, आपने बहुत अहम सवाल किया है, मैं इसका बड़ा बहुत स्पेसिफिक जवाब दूंगा आपको। देखें, इसमें 3 लेवल की चीजें हैं। एक जो है जो उसके फैसला साज थे, नंबर 1, जिन्होंने ये फैसला किया कि अहदाफ क्या होंगे अगर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसकी हिदायत किसको दी गई, सेकंड ईयर को दी गई कि ये टारगेट अगर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया तो कहां पे जमा होना है और किन टारगेट्स पे हमला ओवर होना है। नंबर 2, उन सेकंड ईयर की लीडरशिप के जरिए से डिफरेंट सिटीज में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, मियांवाली में डिफरेंट अहदाफ का चुनाव किया गया और उन शहरों की जो लोकल थर्ड ईयर की लीडरशिप है उनको टास्किंग की गई कि भाई आप लोगों को जमा करें और इस इमारत के ऊपर हमला आवर हो। तीसरा पहलू है। चौथा पहलू ये है कि जिनको इंस्ट्रक्शन दी गई उन्होंने उन लोगों को हिदायत देने के साथ साथ, इंकरेज करने के साथ साथ क्या ट्रेन और इक्विप भी किया कि ये नहीं कि इन चीजों के साथ जाके आग लगाई जा सकती है, इन चीजों के साथ जाके आप आए हमलावर होने के लिए, लेकिन साथ में डंडे भी लेते आए, साथ में आप ऐसी चीजें लेके आते आए जिससे आप सिर्फ अपने जज्बात का इजहार ना करें बल्कि तंसीबात को नुकसान भी पहुंचाएं। और पांचवा पहलू वो है, वो लोग हैं निचले लेवल पे जिन्होंने एक्चुअली फिजिकली जो उन तंसीबात में एंटर हुए, कानून को हाथ में लिया और जो सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया, फौजी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचाया, कानून को भी अपने हाथ में लिया, लोगों के साथ बदतमीजी भी की, शोहदा की यादगारों को भी के एहतराम को भी बालाए ताक रखा। तो ये 5 लेवल्स हैं। बात ये है कि आई एम श्योर कि जब इसकी मजमूई तौर पर बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव ड्यू लीगल प्रोसेस के जरिए कानूनी चाराजोई होगी तो जो जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका तयन भी किया जाएगा और यहाँ पर यही बात की गई है, सजा दी जाएगी। यहाँ पे यही बात की गई है कि मास्टरमाइंड से खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी मोहम्मद अली साहब, जो एब्सोल्युटली ये बहुत अहम पहलू है कि सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उसी की होती है कि जो इसका फैसला करता है। जी, अगर कानूनी सबूत इस मामले में मौजूद हैं कि एक फर्द वाहिद ने ये फैसला किया है कि अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी तंजीम कौमी सतह पे किस रद्द अमल का मुजाहरा करेगी, कानून को हाथ में लेगी, किन अहदाफ पे हमलावर होगी और किस अंदाज में हमलावर होगी, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है पूरे वाक़े की वो उसी फर्ज पर आयद होती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं होती। तो सर मोहम्मद अली साहब, फिर ये भी बताइएगा कि इसमें सिविल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? यानी डिसाइड उन्होंने करना है कि किन किन लोगों पर इस एक्ट को इसके तहत कार्रवाई करनी है, इसके अंडर में लाना है, या फिर जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो कि ऑफिशियल्स हैं, उनके पास भी अपना इस्तेहकाक होता है कि वो भी किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं? देखिए, जो इस वक्त मुल्की हालात हैं उसके एतबार से सबसे अहम बात यह है कि 3 चीजों का हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह कि जिस भी शख्स ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान की अफवाज उनकी अहम तरीन तंसीबात और शोहदा की निशानियों को निशाना एक सियासी जमात के जत्थे बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसी फर्द पे आए थे। नंबर 2 ये कि जो लोग जानते बूझते हुए तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे मंझे हुए सियासतदान हैं, उनकी जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है, तो अगर वो इसमें शामिल हैं जानबूझ के, तो मैं समझता हूं कि उनकी भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। फिर जो तीसरा पहलू है कि जिन लोगों ने रीजनल और कंट्री और सिटी लेवल पे टास्किंग की और ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट किए कि जी मियांवाली में ये करना है, पिंडी में ये करना है, लाहौर में ये करना है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो समझता हूं कि जिन लोगों ने फिजिकली ये काम किया है, जो कि मासूमियत में या गुमराह कुन बयानिए के ज़ेर असर आए हैं, मेरे ख्याल में जिन लोगों ने अहदाफ
اور اس پورے سیاسی حکمت عملی کو مرتب کیا ہے، ان کی ذمہ داری اس فٹ سولجر کے مقابلے میں، اس عام کارکن کے مقابلے میں کہیں زیادہ بنتی ہے۔ تو محمد علی صاحب، کیا ماضی کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی ہوئی ہو کسی کے خلاف؟ کس طرح کی سزائیں ہوتی ہیں، کسی کو اس کے تحت کارروائی کرتے ہوئے سزا دی گئی ہو؟ اور اس میں ایک ایڈ کر لیں کہ سیویلینز کو دی گئی ہو محمد علی صاحب؟ جی میں خاص طور پہ آپ کو بتاتا چلوں، میں ابھی چند سال پہلے آپ جانتی ہیں، بہت کم لوگ شاید اس بات کو یاد رکھیں گے کہ ایک ہمارے سویلین بہت اعلیٰ پائے کے سائنسدان تھے جو کہ کچھ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے تھے، ان کی انکوائری ہوئی تھی اور ان کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی لگایا گیا تھا۔ اچھا، میں یہ بھی آپ کی وضاحت کرتا چلوں، آپ گوگل کر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ پڑھ لیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو انعقاد ہے، جو اس کی اپلیکیشن ہے، وہ تمام پاکستانی شہریوں سے ہوتی ہے، وہ صرف سرکاری حکام یا فوج کی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے جو کہ سرکاری مطلب اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے یا ہمارے سیکرٹس کو کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا حساس ڈاکومنٹس، لیپ ٹاپ وغیرہ وہاں سے چوری کرتا ہے، تو اس پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگ سکتا ہے۔ اس کا کسی جگہ پہ امپلائڈ ہونا یا فوجی عہدیدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک بہت سینئر سائنسدان تھے، ان کو اس پہ سزائے موت بھی چند سال پہلے دی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بڑا امپورٹنٹ ہے سید محمد علی صاحب کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتا دیں، کیونکہ عام لوگوں کو اتنی آگاہی ہوتی نہیں ہے آرمی ایکٹ کے بارے میں، یا پھر اگر ہم یوں کہہ لیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں، کیونکہ عدالتوں کے بارے میں جو لاز ہیں، جو فوجداری عدالتیں ہیں، عام عدالتیں، ان کے لاز تو پتہ ہیں، لیکن ان کے لاز نہیں پتہ۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں نالج کے لیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کس طرح سے ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، کیا کیا سزائیں ملتی ہیں، کتنا زیادہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اوبیسلی یہ ایک اہم موضوع ہے اور تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مختصر میں آپ کے حوالے سے، آپ کے توسط سے یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے مختلف لاز ہیں اور اینٹی اسٹیٹ جو سرگرمیاں ہیں، چاہے وہ سویلین کرے چاہے فوجی کرے، ایز لانگ ایز کہ وہ کسی ریاست کا شہری ہے، تو اس پر بہت سارے قوانین اپلائی ہوتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے آئین اور قوانین کے بارے میں عام شہریوں کو اتنی آگاہی نہیں دی جاتی جتنے کہ ان کا فرض ہے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ کون کون سے ان کے رائٹس ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کو ختم ہو گئے، لیکن ایک یک طرفہ ان کو جو سوچ اور بیانیہ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے ان کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے یا ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہیومن رائٹس ہیں یا پاکستان کی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمٹمنٹس ہیں، وہ یونیلیٹرل نہیں ہیں۔ پاکستان کا آئین بھی آپ پڑھیں جو پہلے اس کے 18-19 شقیں ہیں، وہ صرف اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتی ہیں۔ جو آئین ہوتا ہے وہ کسی بھی ریاست کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں ریاست جو ہے ایک کنڈیشنل رائٹ دیتی ہے ایک سٹیزن کو ان ریٹرن فار ہز کمٹمنٹ کہ وہ ریاست کے ساتھ مخلص اور وفادار رہے گا اور اس کی مفاد کے خلاف کہیں بھی دنیا میں کسی بھی حالت میں کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو یہ ہیومن رائٹ کوئی انڈیویجول اور یونیلیٹرل یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ ایک بارگین ہوتا ہے جو کہ آئین میں موجود ہوتا ہے۔ تو اگر ایک شخص ہیومن رائٹس کو یوز کر کے آئین کے اندر یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کے انفرادی حقوق تو پامال نہ ہو یا محفوظ رہیں، لیکن ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کو بعد میں وہ ملک کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچائے گا، تو ایسا نہیں ہے اور دنیا میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور یہی بات آپ نے پہلے بھی کہی محمد علی صاحب، اور نہ صرف یہ بلکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اتنا ضروری بھی ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو دشمن عناصر ہیں یا پھر جو دشمن کا ایجنڈا ہے، اگر اس پہ چلتے ہوئے کوئی اس طرح کی کاروائیاں کرے گا تو اس کو سزائیں ملیں گی، یہ بتانا دشمن کو بھی بڑا ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں دشمن سے زیادہ سب سے اہم میں سمجھتا ہوں آپ کے توسط سے بلکہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں میڈیا کا رول اس میں سب سے کریٹیکل اور امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے قوم کو یہ بتایا جائے
کہ دیکھیں ایک ذمہ اور پڑھے لکھے شہری کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا حقوق ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اگر وہ ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرے یا حقوق کو ناجائز انداز میں استعمال کر کے ملکی مفادات کو نقصان پہنچائے یا کسی دشمن عناصر یا قوت کے ہاتھوں میں استعمال بھی ہو جائے، تو آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ جو پرنسپل پوری دنیا کے قانون پہ عائد ہوتا ہے وہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ اگنورینس آف لا ڈز ناٹ پریونٹ سم ون فرام اور سیو سم ون فرام پنشمنٹ، یعنی کہ ایک بندہ ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے جانے بوجھے بغیر، لیکن قانون موجود ہے تو قانون کا نہ جاننا اس کو تحفظ نہیں دیتا اس سزا سے جو کہ اس قانون کو اگنور یا وائلیٹ کرنے کے نتیجے میں اس پر عائد ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ہمارے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جائے تاکہ وہ کسی غلط اور ڈینجرس اینٹی اسٹیٹ دشمن کے بیانیے کے زیر اثر بھی نہ آئیں اور اس کا اور نہ رہیں۔ اگر کوئی ایسا انڈیویجول پاکستان میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے یا باہر کے کسی ملک میں بیٹھ کے ایسا کوئی پروپیگنڈا ریاستی اداروں یا حکومت کے خلاف کرتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی اس کے مقاصد کو بھی وہ بھانپ سکیں اور ان کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو ناکام بنا۔ محمد علی صاحب ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی ذرا آپ وضاحت کر دیجیے گا، اگر کوئی ڈوئل نیشنل ہے، کوئی امریکہ کا شہری ہے، کوئی برطانیہ کا شہری ہے، وہ پاکستان میں موجود ہے اور ظاہر ہے کہ وہ در حقیقت پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بھی اس میں ملوث ہے، تو یہ ایکٹ اس پر بھی اسی طرح سے نافذ ہوگا جس طرح کسی پاکستانی پر ہوگا؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ آپ کو ایک دو ایگزامپلز میں دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی بھی ملک کا ویزا لیتا ہے، فار ایگزامپل کوئی پاکستانی ہے، لیٹ سے آپ امریکہ چلے جائیں یا برطانیہ چلے جائیں یا سعودی عرب چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس ملک کے اگر آپ اس کے سٹیزن نہیں بھی ہیں اور صرف ویزے پہ وہاں گئے ہیں تو اس کے قوانین کو آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ ویزا فارم بھرتے ہیں کسی بھی ملک کا، یہ بتانا آپ کے ذریعے سے تمام ناظرین کو ضروری ہے، تو آپ یہ بیسیکلی ایک ایگریمنٹ اس ریاست کے ساتھ سائن کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے دن، جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے ہفتے بھی میں اس ملک میں رہوں گا اس کے تمام قوانین کو ریسپیکٹ کروں گا، اس کو وائلیٹ نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ انفارچونیٹلی بہت سارے پاکستانی جو ہیں فار ایگزامپل سعودی عرب میں ان کو سزائے موت ہو چکی ہے ڈرگز کی وجہ سے۔ اب اگر وہ کہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ میں منشیات لے کے جاؤں گا پاکستان میں، اس کی سزائے موت نہیں ہے تو سعودی عرب میں ہو جائے گی، تو اس سے وہ بچ تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ٹیررزم کے حوالے سے کئی جگہ کئی ممالک میں انوالو ہوئے تو ان کو ان ممالک میں سزائیں ملی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی ملک دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کی سٹیزن شپ جو ہے اور کنٹری آف اوریجن کا ہونا اس کو دوسرے ملک کے قوانین سے پروٹیکٹ یا امیونٹی نہیں دیتا۔ اس میں جو واحد ایکسپشن ہے وہ صرف ڈپلومیٹس کو حاصل ہے۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ صرف جو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے اس کو کسی امریکی، برطانوی یا کینیڈین شہری کے حوالے سے ایک عام آدمی کو جو حقوق اور فرائض و ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ڈپلومیٹ ہے تو وہ ایک سرکاری نمائندہ ہے ایک دوسری ریاست کا ایک دوسرے ملک میں، تو اس کو بھی اگر وہ کسی اینٹی اسٹیٹ سرگرمی ہوگا تو اس کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ اور کئی دفعہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے ساتھیوں سے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کئی دفعہ کئی جو ہمارے یعنی کہ ڈپلومیٹس ہیں، بڑے سینئر ڈپلومیٹس ہیں، وہ ایک دوسرے سے کے ملک سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پرسونا نان گراٹا، یعنی کہ ان کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا رہتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ روس کے کئی لوگ امریکہ سے ملک بدر ہوئے ہیں جو ان کے ڈپلومیٹس تھے، سرونگ ڈپلومیٹس تھے۔ اسی طرح روس میں امریکی کئی لوگوں کو ملک بدر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے لیکن اس کو ہر عام آدمی پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا جو اپنی انفرادی یعنی کہ ذمہ داری سے پہلو تہی کرتا ہے اور کسی جس دوسرے ملک میں جا کے اس کے قوانین کو اگر وائلیٹ کرتا ہے تو اس پہ بھی وہ تمام تر وہ سزائیں عائد ہو سکتی ہیں جو کہ کسی بھی اور شخص پہ عائد ہونی چاہیے۔ سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس طرح سے آپ نے گفتگو فرمائی تھی پہلے کہ اگر اگنورنس آف لا ہے تو یہ کسی بھی طریقے سے اس مجرم کو یا ملزم کو کوئی کشن نہیں دیتا، کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ آرمی ایکٹ میں بڑی سخت سزائیں ہوتی ہیں،
या फिर इसमें ये तायुन होता है कि जुर्म कितना सख्त है उसके बाद सज़ा का तायुन होता है, या फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई इंसानी हुकूक के तहत, जिस तरह से आर्मी चीफ साहब अभी फरमा रहे थे, कि उसकी आड़ लेने की कोशिश न की जाए, झूठा प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए, जो इसमें मुलव्वस होगा उसको मुकम्मल सजाएं मिलेंगी, उसी तरीके से सजाएं मिलेंगी जो वो डिजर्व करता है। इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी देखिए, इसको बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो सजा है उसका ऑब्वियसली जज्बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक जुर्म की हसासियत से, उसकी नौयत से, उसके मुकाम से, उसके टारगेट और मकासद से है। तो बुनियादी तौर पे जो कानूनी चाराजोई है उसका मकसद ही ये है कि सिर्फ जो शख्स जिसके बारे में सबूत मौजूद हैं और वो पूरे वेरीफाइबल हैं, और उसमें उसको सबसे बड़ी बात ये कि राइट ऑफ डिफेंस भी तो, सेल्फ डिफेंस भी तो उसको दिया जा रहा है। वो एक वकील, आर्मी एक्ट के हवाले से भी मैं बताता चलूं, देखिए जो आर्मी एक्ट के तहत भी अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको भी वकील करने की इजाजत है। बड़ा आपने अच्छी तरह वजाहत कर दी है सैयद मोहम्मद अली साहब। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ही रहिए। रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। गजनफर साहब, आज जो कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से कि 9 मई के जो वाक़यात हैं और उसके मास्टरमाइंड हैं, उनकी इस मज़मूम अज़ाइम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और अब उनको आर्मी एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ की जाएंगी, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो देखिएगा कि ये एक फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है। जी जी। और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे पाकिस्तान से जो डिवीजनल कमांडर्स होते हैं, जो कोर कमांडर्स होते हैं, जो स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के जितने कमांडेंट्स होते हैं, वो सारे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह आपने भी जो एक चीज़ का जिक्र किया और उसके साथ साथ और भी रिलेटेड है 9 मई के वाक़े से, क्योंकि 9 मई के वाक़े से तो पूरे पाकिस्तान में हर जी होश शख्स ने बड़ी शिद्दत से मजम्मत की है। तो ये जो चीज़ें इस वक्त जो बयानात आ रहे हैं, जो बयानात हम पढ़ रहे हैं, जो बयानात हम देख रहे हैं, ये एक यूनिटी ऑफ कमांड को एक्सप्रेस करते हैं कि जी जितने फौज के फॉर्मेशन कमांडर हैं वो थिंकिंग के पीछे खड़े हुए हैं जो रियलिटी से रिलेट करती है या जो ग्राउंड रियलिटी से रिलेट करती है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी बहुत सारे लोगों की जियो फेंसिंग हुई है, जियो फेंसिंग के जरिए आप आगे गए हैं। तो अब इसमें आने वाले दिनों में जिस तरह जो चीज़ की जाएगी वो साफ जाहिर है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सामने रख के और उन रियलिटीज को सामने रख के की जाएगी जो जुराइम के हिसाब से सामने आ रही है। उसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट हो या फायर एक्ट हो या एंटी टेररिस्ट एक्ट हो, जो भी चीज़ें होंगी वो उस इंटेंसिटी से, क्योंकि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो आपको पता है उसमें कुछ प्रैक्टिकल, कुछ लोग होते हैं जो करने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नारे लगाने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इश्ताल दिलाने वाले होते हैं। तो वो जो नेचर ऑफ क्राइम है और जो एक्सटेंट ऑफ क्राइम है उसके हिसाब से मेरा ख्याल जब लीगैलिटी में आप जाएंगे और लीगल ब्रांच को एनालाइज करेगी, जैसे आर्मी में एक लीगल ब्रांच है जो चीज़ों को एनालाइज करती है और उस हिसाब से वो डिसाइड करती है कि इसके ऊपर कौन सी कदम लगनी है, कौन सा एक्ट लगना है, कौन सा लॉ लगना है, क्या चीज़ करें, वो उनका स्पेशलिस्ट का काम है और वो डिसाइड करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है। लेकिन ये जो चीज़ें आज एक यूनिज्म के तौर पे, एक कॉमन थिंकिंग के तौर पे, एक कॉमन पर्सपेक्टिव के तौर पे जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें ये लगता है उसमें इस किस्म का तमाम तासुरात ख़त्म हो जाते हैं कि जी आम जो एक पाकिस्तान आर्मी की या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की अप्रोच इस किस्म के वाक़यात में जहाँ अपने शहीदों की जो यादगारें थी उनके ऊपर अटैक किया, उनकी डिसरिस्पेक्ट की, वो तमाम फेयर्स जो है ख़त्म हो जाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है वो बहुत इमेज और बहुत मैसेज कन्वे करती है। तो दो तरीके से इंटरनली भी और इंटरनेशनली भी मेरा ख्याल एक ऐसा फोरम था जिसकी जो भी बातचीत सामने आएगी, जो भी एक्सप्रेशन सामने आएगा, जो भी स्टेटमेंट सामने आएगी, उसको बड़ी क्रेडिबिलिटी जो है दुनिया जो है
उस पर यकीन करेगी और आने वाले दिनों में जो चीज़ें होंगी इसके हिसाब से वो खुद ब खुद जाहिर होती जाएगी। और गजनफर साहब, 9 मई के बाद जो इस वक्त मुल्क के हमारे मौजूदा हालात हैं, इसमें कितनी ज़रूरत थी और कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, और फिर जो इसमें गुफ्तगू की गई, जो इसमें फैसले सामने आए, जिस तरह से आर्मी एक्ट के तहत सजाएं देने की अब बात हो रही है, ये कितना ज़रूरी था? एक तो याद रखिएगा कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो हर महीने साल में एक दफ़ा ज़रूर मुनक़्क़िद की जाती है। जिस तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो अमूमन हर महीने तकरीबन होती है, क्योंकि ये वो फोरम होते हैं जहाँ पे आप पॉलिसी डिसीजन देते हैं। और ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस की ये भी करैक्टरिस्टिक है, यहाँ पे जो सिलेक्शन बोर्ड होता है जहाँ पे आप लोगों को प्रमोट करते हैं सीनियर रैंक्स में, उसकी भी रेटिफिकेशन और उसकी भी जो अपना प्रोसेस है वो भी इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो अपनी जगह पे मौजूद है। और जब देखिए ना, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जब तमाम कमांडर्स एक जगह बैठे हुए हैं और वो किसी चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं, कोई पॉलिसी के ऊपर गौर कर रहे हैं, कोई इवेंट के ऊपर गौर कर रहे हैं, तो वो बजाते खुद अगर आप उसमें कोई स्टेटमेंट ना भी निकालें तो वो बजाते खुद एक अहमियत हासिल कर जाती है कि जी इतने सारे लोग एक जगह जमा और वो एक चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं और उसका फिर जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो सामने आ रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है और इस चीज़ में इसको किसी भी तरीके से आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। और इसमें जो भी चीज़ कही जाएगी, फिर जो कहा जाएगा, जब इतने सारे लोग एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो साफ जाहिर है उसके अंदर जो आप डिसीजन लेंगे उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। और गजनफर साहब, इसका प्रोसीजर क्या होता है जब आर्मी एक्ट तहत कार्रवाइयाँ लोगों के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि एक दुश्मन एजेंडे पे काम करते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ जाते हैं, जो कि 9 मई को जो कुछ हुआ, तो फिर क्या प्रोसीजर होता है उसका, किस तरह से सजाएं मिलती हैं उनको? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि एक तो जो भी एक्सटेंट ऑफ क्राइम है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि कुछ लोग इस किस्म के जब भी वाक़यात होते हैं उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो फिजिकली डैमेज में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इंसाइटर्स होते हैं, कुछ नारे लगाने वाले होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट। तो इसमें तमाम चीज़ों में उसके जो आप कहते हैं ना ग्रेविटी ऑफ क्राइम जिसको आप कहें, यानी उस जुर्म की ग्रेविटी क्या है उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं और उसके लिए लीगल माइंड्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक बाकायदा पाकिस्तान आर्मी में एक लीगल ब्रांच है, लेफ्टिनेंट जनरल अपना जिसको लीगल ब्रांच है, जहाँ पे लोग जिन लोगों ने लॉ किया होता है और उनका लॉ का बड़ा तजर्बा होता है वो मौजूद होते हैं। तो वो इस चीज़ को देखेंगे। अब हमारे लिए ये कह देना कि सब पे एक ही जुर्म लगेगा, एक ही क्लॉज लगी, वो मेरा ख्याल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, क्योंकि हम हर एक के क्राइम को जानते नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो हो रही हैं, जियो फेंसिंग भी हुई है, तस्वीरें भी लोगों की सामने आई हैं, तो उसमें ग्रेविटी क्या है उसके हिसाब से फैसला होगा। फिर अमूमन जो भी शख्स होता है उसको अपने आप को डिफेंड करने का जो है वो भी राइट दिया जाता है। अब उसमें वो डिफेंस लॉयर खुद हायर कर सकता है। अगर उसके पास पैसे नहीं होते डिफेंस लॉयर हायर करने के, तो उसको फिर जो इंस्टीट्यूशन होता है या जो चीज़ें वो डिफेंस लॉयर प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके ऊपर एक बड़े प्रॉपर तरीके से जो है वो केस की हेयरिंग की जाती है और उस कोर्ट की एक फॉर्मेशन होती है, उसका एक प्रेसिडेंट होता है, उसका 2-3 मेंबर्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती है जो एक बहुत बड़े प्रेस्क्राइब प्रोसीजर के तहत जो चल रही है। तो गजनफर साहब, ये तो बड़ा ये प्रोसीजर तो बज़ाहिर वैसे ही लग रहा है जैसे हमारी सिविलियन कोर्ट्स में होता है। तो बुनियादी फर्क है कि आर्मी एक्ट और फिर हमारे सिविलियन लॉ में? वो सिविलियन लॉ का तो ये है ना कि आपके उधर वो इसका प्रोसीजर ये होता है कि इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं होती। जब दफा केस चलना शुरू होता है तो वो केस जब तक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता उस तक वो केस चल जाता है और उसमें प्रोसिक्यूटर अपना मुकदमा पेश करते हैं, डिफेंस लॉयर उसको कंटेस्ट करता है। और ये एक आप कहें कि ये इन कैमरा भी हो सकती है और अगर चाहें तो इसमें इन कैमरा के बगैर भी हो सकती है। इसका सिर्फ ये सिविल अदालतों की तरह ये नहीं होता कि इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट आ जाए, कोई नई चीज डाल दी जाए। और इसमें हुकूमत का कोई किरदार होता है क्या गजनफर साहब? नहीं, जब एक दफा कोर्ट बन गई फिर किसी का किरदार नहीं होता। सही। जब एक दफा कोर्ट बन गई तो उसके अंदर जो मुकदमा जिस तरह पेश होना है, जो प्रेसिडेंट है उसको जिस तरह अपना आर्गूमेंट्स होने हैं, जो चीजें पेश की जानी है, उसको डिफेंस ने जिस तरह काउंटर करना है, उससे जो तस्वीर उभरनी है
उसके मुताबिक उस अदालत ने फैसला देना। ठीक है गजनफर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मोइनुद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो इंतहा यहाँ में कॉन्फ्रेंस हुई है, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, जिसका एलामिया जारी किया गया और उसमें बताया गया है कि जितने भी लोग हैं जो साने 9 मई में मुलव्विस थे, सहूलतकार थे, मास्टरमाइंड थे, प्रोपेगेंडा करने वाले थे, उन सब को फौजी अदालतों में सजाएं दी जाएंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे सबसे पहले आप? जी हाँ, ये तो पॉलिसी काफी अरसे से अनाउंस की हुई है कि 9 मई को जिन लोगों ने फौज के इंस्टॉलेशन पर हमले किए हैं और नुकसान पहुंचाया है और शोधा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया है, तो उस पर तो पहले भी पॉलिसी दी जा चुकी है कि इन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और जिसने ये जो है कानून तोड़ा है और ये चीज़ों पर हमले करके नुकसान पहुंचाया है तो उनको सजाएं मिलेंगी। ये इसी बात का दोबारा से इरादा किया गया है कि ये इस तरीके से आगे चलेंगे। मोइन साहब, लेकिन इसमें ये भी कहा गया जो इंसाइडर्स हैं, जो मास्टरमाइंड हैं इस सारे वाक़ये के और जिन्होंने ये कोशिश की या जिनका ये पूरा एजेंडा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो किस तरह से होंगी ये कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ? जी हाँ, जो देखिए इसमें बहुत से लोग अभी आकर बता रहे हैं कि हमें किसने वहाँ जाने को कहा था या किसने हमको मोटिवेट किया था कि ये काम करो। तो इसका मतलब जो हैंडलर्स हैं या मास्टर माइंड हैं उनके नाम सामने आ जाएंगे और उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और उन पर अगर चार्जेस प्रूव होते हैं तो उनको उसकी सजाएं मिलेंगी। और जनरल साहब, हम देखते हैं कि सिविल कोर्ट्स में जब एक आम शख्स पेश होता है या कोई खास शख्सियत पेश होती है तो दोनों के प्रोटोकॉल्स में, तरीक़ेकार में, ट्रीटमेंट में बड़ा फ़र्क होता है। वो हम अपनी स्क्रीन्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं। तो क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भी ऐसा ही होता है या सबके लिए कानून बराबर होता है? मिलिट्री कोर्ट में सबके लिए कानून बराबर है और सबको मौका मिलता है अपनी सफाई पेश करने का, अपना वकील लाने का। और जो मेरी समझ है वो ये है कि जब पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमा चलता है तो एक अपील का हक जो है सिविल कोर्ट में दिया गया है। अच्छा, जो पहले नहीं था, बाद में ये लॉ बना था कि इनको एक अपील का हक होगा। तो ये और जनरल साहब, केसेस को ख़त्म करने के लिए जी कोई टाइम फ्रेम भी होता है कि ये इतने माह तक इस केस की समाप्त चलेगी या फिर जिस तरह सिविल कोर्ट्स में कई साल तक चल रहे होते हैं मामला? मिलिट्री कोर्ट में लगातार कार्रवाई होती है और नॉर्मली मिलिट्री कोर्ट के फैसले जो हैं वो इतनी देर नहीं लगाते और वो मतलब जल्दी फैसले हो जाते हैं वहाँ पर। और मोइन साहब, ये कितना ज़रूरी था आप ये समझते हैं कि जो आज फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छा जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई और जिसमें दोबारा से इस बात का इरादा किया गया कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से वो लोग जो मुलव्विस हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी, कितना ज़रूरी था। ख़ासतौर पर 9 मई के हम स्याह तरीन दिन की बात करें, जो ये एक एजेंडा जिसके ऊपर काम किया गया और जो लोग मुलव्विस थे, ये कितना ज़रूरी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ज़रूरी है ये जाहिर है काफ़ी लोग जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, अपना कैमरेज के थ्रू किए गए हैं और जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछगछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये लोग पिन पॉइंट किए हैं जो तोड़ फोड़ में और चलाने में मुलव्विस थे, तो उनको काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ठीक है, तो गजनफर साहब ये अगर जी ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं, गजनफर साहब ये बताइएगा कि अगर कोई नरमी की गुंजाइश इसमें होती है, अगर कोई पहली समात में जाकर गैर मशरूत माफ़ी मांग ले और अपने जुर्म को कबूल कर ले तो क्या वहाँ पर कहीं कोई गुंजाइश निकलती है? गजनफर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। मोइनुद्दीन साहब, अगर इस बात का जवाब आप भी दे सकें कि अगर कोई अपने कर ले और वो केस लंबा चले ही ना तो उसके खिलाफ जी किसी ने कोई अगर जुर्म किया है, किसी ने कोई कत्ल किया है, किसी ने कोई गिराव जलाव किया है, किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो ये थोड़ी कि वो जब जुर्म हो गया तो कोई वो माफ़ी मांगने, ऐसी गलती नहीं है। ये जुर्म तो जुर्म होता है और माफ़ी मांगने से उसकी नौयत खत्म नहीं हो जाती या सजा खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम इसको एक्सप्लेन कर लें मोइनुद्दीन हैदर साहब के, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं आम सिविल अदालतों में कि एक मुद्दई मुकदमा होता है, उससे मुआफ़ी मांगते हैं जो मुजरिम है, मुलजिम है, और उसके बाद मुकदमा खत्म हो जाता है, मुआफ़ी तलाफी हो जाती है, केस खत्म हो जाता है। तो क्या इन अदालतों में भी ऐसा होता है? ये सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं।
देखिए आप जो बात करनी है, सिविल अदालतों में भी ऐसा नहीं होता कि किसी ने कोई बड़ा जुर्म किया हुआ हो, कत्ल डाका डाला हुआ हो और वो कहे कि जरा मैं से गलती हो गई। ये गलती नहीं है, जुर्म है। ये गलती और जुर्म में फर्क पता होना चाहिए। तो ये जुर्म जो है उसको माफी नहीं होती, उसका कोर्ट में सजा उसकी होती है, फिर वो आगे अपील करता रहे अपना, फिर उसको प्रूव करता रहे। लेकिन ऐसी कोई प्रोविजन नहीं होती क्या बोले जी मैं नादिम हूँ और मुझसे गलती हो गई तो मैंने जला दिया था तो उसको तोड़ दिया था। वैसे इसका कोई एक टाइम फ्रेम होता होगा कि इतने अरसे में इस पे कार्रवाइयाँ होती हैं आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो भी लोग मुलव्वस होते हैं इसमें? ऐसे मेरे नॉलेज में नहीं है कि आप जो है कोई जुर्म करें और फिर कहेंगे वो गलती हो गई तो उसको फिर तोड़ दीजिए। ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है, ऐसा मिलिट्री कोर्ट पे नहीं होता। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे और किया मोइन साहब कि कोई टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम फ्रेम में आपको केस को ये चलाना होता है जो भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ, क्योंकि इस पे तो सबूत मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। एक तो ये चीज़, और दूसरा एक सवाल और कि क्या कोई गवाह भी पेश किए जाते हैं या फिर सबूत होते हैं उनके तहत ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती हैं? देखिए मिलिट्री कोर्ट में हर एक को मौका मिलता है अपनी सफाई पेश करने का, अपने वकील लाने का, अपने गवाह पेश करने का, अपनी बेगुनाही साबित करने का जी। वो सब उनको मौके दिए जाते हैं। लेकिन मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई लगातार चलती हैं, तो नॉर्मली ब्रेक नहीं होती। और जिस तरह सिविल कोर्ट में होता है कि जी आज वकील बीमार है तो आज फलाना हो गया तो आज ये हो गया, इस किस्म की बातें बर्दाश्त नहीं की जाती। तो ये स्पीड पर ट्रायल होते हैं। और जनरल साहब, नजर सानी की जो अपील है वो फिर मिलिट्री कोर्ट में ही दायर होती है और वहीं के जजेस उसको सुनते हैं और वही फैसला करते हैं फिर? तो मेरा ख्याल है कि पहले तो यही था कि कोई अगर मिलिट्री कोर्ट में टेररिस्ट जमाने में मिलिट्री कोर्ट बने थे APS के आने के बाद, तो एक लॉ पास हुआ था कि जिसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा तो उसको एक अपील का हक हासिल होगा। तो बाकी तो आपको पता है अपील लोग मुख्तलिफ जगहों पर 3-4 पहले सिविल में, इसमें एक अपील का हक दिया गया है। तो कहीं अपील हाई कोर्ट में कर लेगा, जहाँ भी करेगा जिसकी इजाजत है। मिलिट्री कोर्ट भी होता है, लेकिन ये नॉर्मली सिविल कोर्ट में हमें अपील की इजाजत है। अच्छा, यानी सिविलियन कोर्ट में भी आप कह रहे हैं कि वो अपील हो सकती है उसके खिलाफ? अपील तो हो सकती है, लेकिन नॉर्मली लोग सिविल कोर्ट में फिर अपील करते हैं, क्योंकि फौज ने तो फैसला एक दफा कर दिया, मतलब मिलिट्री कोर्ट ने तो। ठीक है, चले मोइनुद्दीन हैदर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मोइनुद्दीन साहब, अब ये फॉर्मेशन अब जो एक पॉलिसी तय कर ली है, सलमान अमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नुमाइंदे खुसूसी हैं जिन्होंने इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस को कवर किया। तो सलमान, ये बताइएगा कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आर्मी चीफ की जानिब से जो कही गई, जो कि अब ज़ाहिर आगे पॉलिसी की सूरत में वक्तन फ़वक्तन हम उस पर अमल दरामद भी देखेंगे, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ अब कब से होगा? ये आर्मी एक्ट जो नाफिज किया गया है, इसके खिलाफ केसेस का आगाज़ कब से होगा? कोई तारीख, कोई अनाउंसमेंट हुई? बिल्कुल, आर्मी एक्ट तो पाकिस्तान में पहले से ही नाफिज है, ये कोई नया कानून नहीं है। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, ये केसेस जो हैं, ये बहुत सारे केसेस जो हैं जो हम देखते हैं कि बहुत सारे मामला के अंदर कानूनी कार्रवाई जो है, जिसमें सबसे पहला मरहला जो है वो तफ्तीश का मरहला है, जिसके अंदर शनाख्त का मरहला है कि बहुत सारी वीडियोज आप देख रहे हैं कि हमारी टीवी स्क्रीन पर भी आ रही है, मीडिया पर भी आ रही है, जिसमें इस हमले के अंदर जो मुलविस अफराद हैं जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद थे उस रोज 9 मई के रोज, चाहे वो लाहौर का जिना हाउस हो, कोर कमांडर्स हाउस हो, या पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने वाले नासिरों, सबसे पहले तो उनकी शनाख्त जो है वो वीडियोस के जरिए सामने आ रही है। और इसके अलावा बहुत सारे अफराद जो है वो इस वक्त उन वीडियोस की बेसिस के ऊपर या जो एविडेंस अवेलेबल है उसके ऊपर उनको हिरासत में भी लिया जा चुका है। और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई जो है वो इस वक्त वो एक कानून चूंकि पहले ही मुल्क में नाफिजुल अमल है, कानून मौजूद है और कानून से कोई भी जो है लाइल्मी का इजहार करके उस पर बरी जिम्मा नहीं हो सकता, तो कानून मौजूद है और उस कानून के ऊपर ही अमल दरामद करते हुए बहुत सारे अफराद को जो एविडेंसेस मौजूद है उनकी बुनियाद के ऊपर हिरासत में लिया भी जा चुका है और तफ्तीश जो है वो काफी आगे तक बढ़ भी चुकी है। और अब इसके बाद बाकायदा तौर पर जो कोर्ट है डिपेंड करता है कि किसके खिलाफ कौन सी अदालत के अंदर मुकदमा चलाया जाएगा उनके जराइम की नौयत की बुनियाद के ऊपर। तो ये कानूनी प्रोसेस जो है वो इस वक्त जारी है, ऑन गोइंग प्रोसेस है और उसमें डेफिनेटली जो कानून का एक अमल है, कानून का एक दायरा कार है, कानून का एक ज़ाब्ता है, वो उसके अंदर वक्त लगता है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ तफ्तीश की जा रही है और वो तफ्तीश काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, सॉलिड एविडेंसेस उनके खिलाफ मौजूद है, उनके खिलाफ
جو قانون موجود ہے اس کی روشنی کے اندر سول عدالتوں کے اندر بھی اور ملٹری کورٹس کے اندر بھی کارروائی ہوگی، اور جو عناصر ایلیمنٹس جو ہیں اکسانے والے، سہولت کار، ماسٹر مائنڈ یا آن گراؤنڈ جو لوگ ملوث تھے جنہوں نے اس تمام جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے بتائیے کہ جو اہم فارمیشن کو کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں آج آرمی چیف نے کیا کہا، کیا کچھ ہوا؟ جی بالکل، آج کی جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی بنیادی طور پر 81 فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی، اور اس کا آج کا جو بنیادی فوکس تھا، جیسے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات جو ہم نے دیکھے ملک کے اندر رونما ہوئے، وہ تمام تر واقعات جو ہے ان کو ہی فوکس کیا گیا، اور انہی واقعات کے اوپر آج کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اندر بات ہوئی۔ آرمی چیف نے بہت امپورٹنٹ گفتگو کی اس کے اندر، جس کا لب لباب یہی تھا کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر، اس تمام تر واقعے کے اندر جو بھی ملوث عناصر ہیں، ماسٹر مائنڈز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شہداء کو تمام شرکاء نے بڑے زبردست انداز کے اندر خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہداء پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، اور ان کی جو لازوال قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے ان کو ہمیشہ سراہا جائے گا۔ اور جو چیز تو یہ تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کا ہمیشہ سے ہی خاص رشتہ رہا ہے، ایک خاص اٹوٹ رشتہ رہا ہے، اور اس میں واضح کیا گیا، آرمی چیف پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس اٹوٹ رشتے کے اندر جو بھی درار ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کو ناکام بنایا جائے گا، اس کو پوری قوت پہ جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ 25 مئی کی جو تقریبات پورے پاکستان میں شہداء پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی، اس میں جس طرح سے شہریوں نے ریسپانس دیا، اس میں جس طرح سے عوام نے شرکت کی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی اس کی شرکاء نے بھی اس بات کا عزم کیا، سب سے پہلے تو جو تمام تر واقعات تھے ان کی مذمت کی اور کہا کہ جو مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو پروان چڑھانے والے عناصر اور عناصر جنہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی، ملک کے اندر ایک کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی جو ماسٹر مائنڈز ہیں، منصوبہ ساز۔ ٹھیک ہے، سلمان نوان نمائندہ خصوصی ہمیں آگاہ آج کی فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے، جس میں یہ کہا گیا ہے آج آرمی چیف کی طرف سے کہ قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا، اور ریاست اور ریاست کے اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے اور ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر کی جائے۔ آرمی چیف کے زیر صدر فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ فورم نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ریاست شہداء اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آرمی چیف نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو سراہتے رہیں گے۔ 25 مئی کی تقریبات میں عوام کی شرکت افواج سے تعلق کی عکاس ہے۔ عوام و مسلح افواج کا گہرا تعلق ہے جو قومی سلامتی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ جی ہاں، فارمیشن کمانڈرز کی جانب سے 9 مئی کے سانحے کی بھرپور مذمت کی گئی اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاک فوج جتنے بھی دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف اپنی کارروائیوں کو جاری رکھے گی، اور جتنا بھی پروپیگنڈا دشمن عناصر کی جانب سے ملک میں کیا جا رہا ہے، سرحدوں میں کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے بھی خطاب کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور انہی شواہد کی بنیاد پر یہ تمام کارروائیاں کی جائیں گی۔ کہا گیا عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی۔ بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے۔ پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس۔ کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔